Hello everyone. So today we will discuss about ozone layer depletion. सो ओजोन लेयर है क्या? जो भी हमारी अर्थ है उसके एटमॉस्फेयर में हमारी डिफरेंट डिफरेंट लेयर होती हैं. जो सबसे नीचे लेयर है वो हमारी क्या है? ट्रोपोस्फेयर. उसके बाद है स्ट्रेटोस्फेयर. सो इन दोनों लेयर के बीच में एक थिन लेयर आती है जिसको हम क्या बोलते हैं? ओजोन लेयर. और वो हमारे सर्वाइवल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. और उसी का डिप्लेशन जो हो रहा है उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. और ओजोन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 16th September. Now, ozone layer. The ozone layer is a thin part of the Earth atmosphere that absorbs almost all of the sun's harmful ultraviolet light. यानी कि जो हमारा सन है उससे जितनी भी लाइट आती है, जितनी रेज आती है, उसमें से कुछ रेज कैसी होती हैं जो हमारे लिए बहुत हार्मफुल होती हैं, हमारी हेल्थ के लिए डेंजरस होती हैं. उसको जो कंट्रोल करती है और उसको जो अर्थ पे नहीं पहुंचने देती, वो जो हार्मफुल लाइट है, वो हमारी क्या है? ओजोन लेयर है. ये हमारी क्या है? हमने डिफरेंट डिफरेंट लेयर दिखा रखी है कि हमारे कितने डिफरेंट काइंड ऑफ लेयर होती है. जैसे ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, मेसोस्फेयर है. इनके बीच में ही हमारी एक लेयर होती है ओजोन लेयर, ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में. सो ये हमारा ट्रोपोस्फेयर है और ये हमारी स्ट्रेटोस्फेयर. ये जो बीच की लेयर है ये हमारी क्या है? ओजोन लेयर. सो सन से जितनी भी हमारी रेज आती हैं जो हमारे लिए हार्मफुल है, वो उन्हें अर्थ पे नहीं आने देती है. वो उन्हें क्या करती है? स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर के बीच में ही रोक लेती है ताकि हम अर्थ पे सर्वाइव कर सकें. वो हमारी क्या होती है? ओजोन लेयर. और ओजोन लेयर हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है, बिकॉज हम उसके बिना, अगर वो हमारे यूवी रेज जो है उन्हें कंट्रोल नहीं करेगी तो हम अर्थ पे सर्वाइव नहीं कर सकते. अब ओजोन लेयर डिप्लेशन क्या होता है? इट इज अ ग्रेजुअल थिनिंग ऑफ द अर्थ ओजोन लेयर प्रेजेंट इन द अपर एटमोस्फेयर. फॉर एग्जाम्पल कि ये क्या है? हमारी अर्थ है और ये हमारा क्या है? मून से, सन से वो जो रेज आती हैं, वेट अ सेकेंड, ये हमारी हमने डिफरेंट लेयर बना दी. सो ये हमारी क्या है? ट्रोपोस्फेयर है, ये हमारा स्ट्रेटोस्फेयर है और ये हमारी क्या है? ओजोन लेयर है. सो ये जो ओजोन लेयर है ये हमें क्या करती है? यूवी रेज से प्रोटेक्ट करती है ताकि वो हमारी अर्थ पे ना आए. लेकिन इसका डिप्लेशन क्या है कि इस ओजोन लेयर की जितनी ये थिन है उससे और ज्यादा पतली होती जा रही है. और उस पतली होने की वजह से क्या आइडेंटिफाई किया गया है कि इसमें एक होल हो गया है जिसकी वजह से जो रेज हैं वो डायरेक्टली हमारी अर्थ पे पहुंच पा रही हैं. कहीं कहीं पे इसमें होल हो गए हैं जिसकी वजह से हमारा क्या है कि हम उसके अच्छे से वो वर्क नहीं कर पा रही और ओजोन लेयर क्या है? थिन होती जा रही है. और उसी को हम क्या बोलते हैं? ओजोन लेयर डिप्लेशन. यानी कि जो हमारी अर्थ की ओजोन लेयर है जो हमें यूवी रे से प्रोटेक्ट करती है, जब वो और ज्यादा पतली हो गई है और उसमें एक होल हो गया है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं? ओजोन लेयर डिप्लेशन. Ozone depletion is a major environmental problem because it increases the amount of UV radiation that reaches Earth surface. कि ये हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि जो हार्मफुल यूवी रेज हैं उस होल की वजह से, उस डिप्लेशन की वजह से क्या हो पा रही हैं? अर्थ पे रीच कर जाती हैं, अर्थ तक पहुंच जाती हैं और जो हमारे लिए सर्वाइवल प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं. क्योंकि उन रेज से क्या होता है? स्किन कैंसर इंक्रीज होता है, आई से रिलेटेड जो डिजीज है वो इंक्रीज हो रही है, जेनेटिक डिजीज इंक्रीज हो रही है, इम्यून सिस्टम हमारा डैमेज हो रहा है जिसकी वजह से डेथ रेट भी इंक्रीज हो रहा है. सो ये जो यूवी रेज हैं ये तभी पहुंच पा रही है क्योंकि हमारी ओजोन लेयर क्या हो चुकी है? डिप्लेट हो रही है, वो धीरे धीरे हमारी कम हो गई है. ओजोन डिप्लेशन सब्सटेंसेस. अब क्या रीजन है कि ओजोन लेयर कम हो रही है? कौन कौन से इसके पीछे कॉजेज हैं या फिर कौन से सब्सटेंस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? सो उसमें हमारा आता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड हेलोन्स. ये सब चीजें क्या हैं? ये 5 हमारे सब्सटेंसेस हैं जो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं इन सब के क्रिएशन से, क्योंकि ये हमारे उसमें बढ़ गए हैं, एनवायरमेंट में बढ़ गए हैं, एटमॉस्फेयर में बढ़ गई हैं ये गैसेज. इनकी वजह से क्या हो रही है? हमारी ओजोन लेयर में डिप्लेशन आ रही है, वो और पतली हो रही है और उसमें होल हो गया है. और ये हमारी कहाँ से आती है? रेफ्रिजरेटर से आती है, फायर एक्सटिंग्विशर्स का यूज जब हम करते हैं, एरोसोल्स का यूज करते हैं, उनसे ये सब गैसेज क्रिएट होती हैं. सो इसके मेन कोजेज क्या हैं? वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं. फर्स्ट इज सनस्पॉट्स. सनस्पॉट्स भी हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट कोज है ओजोन लेयर डिप्लेशन के पीछे. जो हमारी यूवी रेज आती हैं उन्हीं के साथ हमारे क्या आते हैं? सनस्पॉट्स भी आते हैं और वो क्या करते हैं? हमारी ओजोन लेयर पे इंपैक्ट डालते हैं. यूवी रेज को वो कंज्यूम, यूवी रेज से तो वो हमें प्रोटेक्ट करती हैं, एज वेल एज सनस्पॉट्स भी आते हैं. तो वो जो प्रेशर बढ़ता है उसकी वजह से हमारी क्या हो रही है? ओजोन लेयर क्या हो रही है? डिप्लेट हो रही है और उसके वो थिन और ज्यादा होती जा रही है. देन
स्ट्रेटोस्फेरिक विंड, कि जो हमारा स्ट्रेटोस्फेयर है, जो हमारी सेकंड लेयर है, उसमें जो विंड्स हैं, उसका जो विंड्स की स्पीड है वो क्या करती है, वो विंड हमारी नाइट्रोजन ऑक्साइड को इंक्रीज कर रही है। और नाइट्रोजन ऑक्साइड हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि वो ग्रीन हाउस गैस को भी इंक्रीज करता है, और जिसकी वजह से हमारी ओजोन लेयर क्या हो जाती है, डिप्लेट हो जाती है, यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड इंक्रीज होती है हमारी स्ट्रेटोस्फेरिक विंड से, जिसकी वजह से भी ओजोन लेयर क्या हो रही है, थिन हो रही है। देन वोल्केनिक इरप्शन, यानी कि जो भी हमारी ज्वालामुखी के जो इरप्शन होते हैं, जहां ज्वालामुखी फटती है, वोल्केनिक इरप्शन की वजह से जो गैसेज एमिट होती हैं वो भी क्या कर रही है, क्योंकि जो हमारा वोल्केनिक इरप्शन होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक इरप्शन है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एमिशन क्रिएट होता है गैसेज का, वो बहुत तेजी से क्या करता है, आगे बढ़ता है, जिसकी वजह से हमारे जो स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर के बीच में जो ओजोन लेयर है उस पर वो इम्पैक्ट डालता है। नेक्स्ट इज हेलोन्स. Halones contribute to the ozone layer depletion since they contain bromine which has a potential to destroy the ozone layer stratospheres. कि जो हेलोन्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक कंपोनेंट है, उसके अंदर एक सब्सटेंस है जिसको हम बोलते हैं ब्रोमाइन, जिसकी वजह से क्या हो पा रही है हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में, और जो हमारी ओजोन लेयर है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। हेलोन्स के अंदर हमारे CFCs भी होते हैं, जो किससे आते हैं, रेफ्रिजरेटर का अगर हम यूज करते हैं, हम AC का यूज करते हैं, इन सब के यूज से जो गैसेज आती हैं उससे हमारे क्या निकलते हैं, हेलोन्स निकलते हैं, ब्रोमाइन होता है उसके अंदर, जिसकी वजह से हमारी ओजोन लेयर क्या हो रही है, डिप्लेट हो रही है। देन कार्बन टेट्राक्लोराइड. कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या है, वो भी ओजोन लेयर डिप्लेशन में कंट्रीब्यूट करता है। अगर आपने नोटिस किया हो तो जो 5 सब्सटेंसेस हमने किए थे वही हमारे कोजेज में भी आ रहे हैं। सो वो 5 सब्सटेंसेस हमारे मेन कोजेज हैं। उन 5 सब्सटेंसेस से क्या होती है, ऐसी गैसेज रिलीज होती हैं जो हमारी ओजोन लेयर की डिप्लेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ओजोन लेयर की थिनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और यही हमारे क्या है, मेन कोजेज हैं। टेट्राक्लोराइड इज यूज्ड फॉर रेफ्रिजरेटर्स, कि जब हम रेफ्रिजरेटर्स का यूज करते हैं, इन पेस्टिसाइड्स इन सब का यूज करते हैं, या फिर जो भी हम पेस्टिसाइड्स का भी अगर हम यूज करते हैं तो उससे भी हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से हमारा क्या है, ओजोन लेयर डिप्लेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। मिथाइल क्लोरोफॉर्म, ये भी हमारी यूज की जाती है इंडस्ट्रियल पर्पज में, इंडस्ट्रीज में जितनी भी प्रोसेस परफॉर्म करते हैं उसमें, जैसे जो उनकी मशीनरी है या फिर इलेक्ट्रॉनिक जो उनके इक्विपमेंट है उनको क्लीन करने के लिए जिस लिक्विड का, जिस गैस का वो यूज करते हैं उससे हमारे मिथाइल इंक्रीज होता है, और जिसकी वजह से हमारी ओजोन लेयर क्या होती है, डिप्लेशन होती है। मिथाइल ब्रोमाइड, ये सब क्या है, ये हमारी एग्रीकल्चर में यूज की जाती है। सो ये जितने भी हमारी गैसेज हैं, जितने भी कोजेज हैं, मेन हमारे 5 कोजेज क्या थे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, मिथाइल है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ये हमारे क्या है, मेन कोजेज हैं, सनस्पॉट्स हैं, जिसकी वजह से ओजोन लेयर क्या हो रही है, डिप्लेट हो रही है। यही हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो हमने देखा था कि फायर एक्सटिंग्विशर से, सो ये सब क्या है, ऐसी गैसेज हैं जो ओजोन लेयर की डिप्लेशन को इंक्रीज कर रहे हैं, जिसकी वजह से ओजोन लेयर पे हार्मफुल इफेक्ट पड़ रहा है और वो और ज्यादा थिन होती जा रही है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स. अनरेगुलेटेड रॉकेट लॉन्चेस, कि जो ये रॉकेट लॉन्च करते हैं, हमारा नासा है या फिर इसरो है, जितने भी हमारी रिसर्च एजेंसीज हैं या अदर एजेंसीज हैं जो रॉकेट लॉन्च करती हैं, टेस्टिंग करती हैं, सो जब वो रॉकेट लॉन्च होता है, अगर आपने देखा तो कितनी गैस एमिट होती है, कितना ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट होता है, उन सब से हमारा क्या होता है, सारी चीजें हमारी ओजोन लेयर डिप्लेशन में कंट्रीब्यूट करती हैं। अब उससे रिलेटेड हैजार्ड क्या है कि ओजोन लेयर अगर कम हो रही है, डिप्लेट हो रही है, सो उससे हम पे क्या इंपैक्ट पड़ेंगे। सो ये सब हमारे क्या है, कैर्किनोमा ये हमारी क्या है, और मेलानोमा, ये दोनों हमारी एक डिजीज है, यानी कि इन तरीके की डिजीज हमारी इंक्रीज हो जाएंगी। वन बिग हेल्थ इशू, कैर्किनोमा क्या है, हमारा एक हेल्थ इशू है जो उसकी वजह से इंक्रीज हो जाएगा अगर हमारी ओजोन लेयर डिप्लीट होगी, क्योंकि हमने देखा था कि अगर ओजोन लेयर डिप्लीट होती है तो स्किन कैंसर बढ़ जाता है, ब्रीदिंग की जो डिजीज हैं वो बढ़ जाती हैं, आई से रिलेटेड जो डिजीज हैं वो बढ़ जाती हैं। सो ये सब क्या करते हैं, हमारे हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, यानी कि इफेक्ट डालते हैं, इंपैक्ट डालते हैं ह्यूमन की हेल्थ पे, उनको सीरियस प्रॉब्लम्स हो जाती है, जैसे कैंसर्स को वो क्रिएट करते हैं, और अदर जो हमारे डिफरेंट इम्यून सिस्टम को वीक कर देते हैं, अदर जो डिजीज हैं वो भी क्रिएट करता है। सो एक इंपैक्ट तो वो ह्यूमन हेल्थ पे डालता है। देन इंक्रीज ट्रोपोस्फेयर ओजोन, यानी कि ट्रोपोस्फेयर के अंदर हमारा ओजोन लेयर क्या होता है, ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में होता है, बट बिकॉज वो डिप्लीट हो रहा है तो वो क्या कर रहे हैं, ट्रोपोस्फेयर पे ओजोन लेयर इंक्रीज पहुंच पा रही है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हमारी वो जो रेज आ रही है, अगर हमारी ओजोन लेयर उसे नहीं कर पाई तो उसके बाद हमारा क्या आएगा, ट्रोपोस्फेयर आता है। सो हमारे ट्रोपोस्फेयर को एज ए ओजोन वर्क करना पड़ेगा। सो ट्रोपोस्फेयर के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि वो यूवी रेज को कंट्रोल कर सके। इवन उसके पास इतनी एबिलिटी
नहीं होती, सो वो क्या करती है, ओजोन लेयर की डिप्लेशन की वजह से ट्रोपोस्फेयर के ऊपर भी हमारा क्या हो जाता है, प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज विटामिन डी प्रोडक्शन, क्योंकि हमारा विटामिन डी सन से हमें क्या मिलता है, विटामिन डी मिलता है, लेकिन एक्सेसिवनेस किसी की भी अच्छी नहीं होती। सो अगर हमारा ज्यादा हमारे पास सनलाइट आएंगी, सन रेज आएगी, सो उससे हमारा एक्सेसिव विटामिन डी हो जाएगा और हमें सिर्फ मॉडरेट की रिक्वायरमेंट होती है, ज्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होता। ह्यूमन लाइफ को अगर ये इंपैक्ट डालता है तो सिमिलरली जो मैराइन लाइफ है, जो मैराइन एनिमल्स हैं, उन पे भी ये उतना ही इफेक्ट डालता है। उनमें भी हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट होती है, उनकी फूड चेन डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि उसकी वजह से कुछ हमारे एनिमल्स हैं, कुछ इंसेक्ट्स हैं, वो क्या करते हैं, सर्वाइव नहीं कर पाते, जिससे कंप्लीट फूड चेन पे क्या होता है, इंपैक्ट पड़ता है। जो नॉर्मल एनिमल्स हैं, जो पानी में नहीं रहते, जो जैसे काऊ है, डॉग है, इन सब पे भी ये इंपैक्ट डालता है, क्योंकि हाई टेम्परेचर हो जाता है ओजोन लेयर की वजह से, क्योंकि विटामिन डी ज्यादा आ रहा है, सन की रेज ज्यादा आएंगी, उसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा एंड सर्वाइवल में डिफिकल्टीज आएंगी। इफेक्ट ऑन क्रॉप, ये तो ऑब्वियस है कि हमारी जो एग्रीकल्चर है वो डिपेंड करती है कि हमारा कैसा एनवायरनमेंट है, कितना टेम्परेचर है। अगर हमारा टेम्परेचर एक्सेसिव हो जाएगा तो हमारी क्रॉप क्या हो जाएंगी, बर्न हो जाएंगी, वो जल जाएंगी, तो वो हमारी नेगेटिव इंपैक्ट डालता है एग्रीकल्चर के ऊपर एंड हमारी जो भी क्रॉप्स हैं उनकी, तो ये हमारा क्या करता है, नेगेटिव इंपैक्ट डालता है। देन इकोनॉमिक इंपैक्ट, कि हमारे जो ओजोन लेयर डिप्लेशन है उसकी वजह से हमारे सर्वाइवल में डिफिकल्टीज आ रही है, एनिमल्स के सर्वाइवल में डिफिकल्टीज आ रही है, एग्रीकल्चर में डिफिकल्टी आ रही है, तो ये हमारे क्या है, ओवरऑल इकोनॉमी पे नेगेटिव इंपैक्ट डालता है। हमारी इकोनॉमी क्या हो जाती है, अंडर डेवलप हो जाती है और उसकी डेवलपमेंट पे भी क्या करता है, ग्रोथ पे भी इंपैक्ट डालता है। एनवायरमेंट पे इफेक्ट डालता है कि हमारी जो एनवायरमेंट है, जैसे प्लांट्स हैं, फ्लावर्स हैं, फोटोसिंथेसिस है, इनको हम क्या करते हैं, अच्छे से वर्क नहीं कर पाते, वो अच्छे से जो उनकी साइकिल होती है वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाती, कुछ एक्स्ट्रा बर्निंग हो जाती है। सो इसकी वजह से क्या है, एनवायरमेंट पे भी अनफेवरेबल इंपैक्ट डालता है। नाउ सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं कि कैसे ओजोन लेयर के डिप्लेशन को रोका जा सकता है, कम किया जा सकता है, जो हमारा होल हो गया ओजोन लेयर के अंदर उसे कैसे कवर किया जा सकता है। तो उसमें फर्स्ट आता है अवॉइड यूजिंग पेस्टिसाइड्स, कि जो भी हम पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं और केमिकल्स का यूज करते हैं ताकि हमारी जो क्रॉप है वो ज्यादा अच्छे से ग्रो करे, ज्यादा जल्दी ग्रो करे, उनको यूज करना हमें कम कर देना चाहिए। हमें नेचुरल प्रोसेसेस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। सेकेंड इज मिनिमाइज द यूज ऑफ व्हीकल्स, यानी कि जो ट्रांसपोर्टेशन का मीन्स का आप यूज करते हो जितना ज्यादा, मीन्स हर आप एक शॉर्ट डिस्टेंस के लिए भी क्या करते हो, ट्रांसपोर्टेशन का यूज करते हो, बाइक का यूज करते हो या फिर कार का यूज करते हो, जिससे हमारा क्या होता है, पॉल्यूशन इंक्रीज होता है। तो अगर आप शॉर्ट एरिया है उसे आप चल के कवर कर सकते हो, तो आपको ट्रांसपोर्टेशन का एक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना चाहिए कि जहां पे रिक्वायरमेंट है वहीं हम ट्रांसपोर्टेशन का यूज करें। यूज इको फ्रेंडली क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, यानी कि जो मशीनरीज हैं या फिर हमारे इक्विपमेंट्स हैं जो हम इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं, जिनकी क्लीनिंग के लिए हम कुछ लिक्विड का यूज करते हैं, जिसकी वजह से हमारी कुछ ऐसी गैसेज एमिट होती है जिसकी वजह से ओजोन लेयर डिप्लेशन हो रहा है। सो हमें ऐसी क्लीनिंग प्रोडक्ट्स का यूज करना चाहिए जो हमारे लिए इको फ्रेंडली हैं, जो हमारी एनवायरनमेंट पे कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट नहीं डाल रहे, अनफेवरेबल इंपैक्ट नहीं डाल रहे, जिसमें ब्रोमाइन या क्लोराइन नहीं हो, ऐसे सब्सटेंसेस का हमें यूज करना चाहिए। देन नेक्स्ट इज यूज ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड शुड बी प्रोहिबिटेड, यानी कि जो हमारा नाइट्रस ऑक्साइड है उसके यूज को हमें बंद कर देना चाहिए, उस पर बैन लगा देना चाहिए, ताकि मीन्स गवर्नमेंट को कुछ ऐसे मेजर्स लेने चाहिए ताकि हम ओजोन लेयर के डिप्लेशन को बचा सकें। रिन्यूएबल एनर्जीज, ऐसी एनर्जी का यूज करना चाहिए जो रिन्यूएबल हो, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का यूज नहीं करना चाहिए। और एनर्जी को भी हमें एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करना चाहिए, जब रिक्वायरमेंट हो तब हमने उसे यूज किया, जब हमें रिक्वायरमेंट नहीं है तो हमें उसे बंद कर देना चाहिए। फॉसिल फ्यूल को ज्यादा मीन्स न्यूक्लियर एनर्जी का यूज करना चाहिए, फॉसिल फ्यूल की ज्यादा बर्निंग नहीं करनी चाहिए। रिसाइकल एंड रीयूज एज वेल एज रिड्यूस, ये तीनों हमारे लिए की हो सकते हैं कि हम अचीव कर सके ओजोन लेयर के डिप्लेशन को कम करना। रिड्यूस यानी कि जहां हमें जरूरत है हम वहीं पे यूज करें, हमारा ओवर यूटिलाइजेशन हमें नहीं करना चाहिए। रीयूज, हमें उसे दोबारा यूज करना चाहिए। एक बार चीज जो हमने जो यूज किया अगर हम उसे दोबारा यूज कर सकते हैं, चाहे वो प्लास्टिक से रिलेटेड हो या किसी और चीज से रिलेटेड हो, तो हमें उसे दोबारा यूज करना चाहिए। एंड रिसाइकलिंग के लिए भी देना चाहिए, जब हमें उसे फेंकने, डिकम्पोज नहीं हो सकता तो उसे फेंकने के बजाय हमें उसे रिसाइकल के लिए देना चाहिए। अवॉइड द एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स का जो एक्सेसिव यूज करते हैं एग्रीकल्चर में उसको रिड्यूस कर देना चाहिए। CFCs यानी कि AC से, रेफ्रिजरेटर से या फिर पेट्रो, जो हमारा क्या होता है प्रोडक्ट, डिफरेंट प्रोडक्ट को बनाने की पैकेजिंग में जो लग जाते हैं CFCs, जो गैसेज इंक्रीज होती हैं, इन सबको हमें यूज करना चाहिए जब हमें रिक्वायरमेंट है तभी यूज करना चाहिए। जितना रिड्यूस कर सकते हैं उनके यूज को, जितने उसके एमिशन को रिड्यूस कर सकते हैं उतना ज्यादा हमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए। गवर्नमेंट को रेगुलेशंस बनाने चाहिए, कुछ रूल्स बना देने चाहिए, पॉलिसीज बना देनी चाहिए
परसुएड और कन्विंस अदर्स, कि अगर हम खुद अवेयर हैं तो हमें ट्राई करना चाहिए हम कि बाकी लोगों को भी अवेयर कर सके इस चीज के रिगार्डिंग, सो दैट हम उसके साथ डील कर सकें. सो दीज आर द सॉल्यूशन. आई होप यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक. इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज मेंशन इन कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल.